हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं पर, वो बाद में पता चलेगा। और देखिए चचा आ गए गाड़ी लेकर अपनी। सुबह सुबह 4 बजे की हाईवे के बाद खड़े हो जाते हैं और बस मिले सवारी या ना मिले, ड्यूटी से ड्यूटी आना है और टाइम से जाना है। तो फिलहाल निकल रहे हैं, रास्ते में हैं, अब मिलते हैं आगे। अब बैठ गए हैं दोस्तों ट्रेन के अंदर और देख सकते हैं ट्रेन हमारी यहाँ से पहुँचने ही वाली है झांसी की रानी के रेलवे स्टेशन पर। रानी वीरांगना बाई इसका नाम पड़ा हुआ है दोस्तों। और हमारी साथ ट्रेन में बहुत सारे यात्री भी यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ की खास बात ये है, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं झांसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। और ये जस्ट ट्रेन, इसी ट्रेन से फोटो, यही वाली ट्रेन हमारी जो खड़ी हुई है। ये बहुत ही लंबा स्टेशन है, देख सकते हैं वीरांगना बाई झांसी की रानी उत्तर मध्य रेलवे झांसी। ये है रेलवे स्टेशन। बाहर से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ से हम लोगों ने दोस्तों टेम्पो किया, वहाँ से निकल चुके झांसी को सफ़र के यात्रा करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से माहौल बना हुआ है, रोडों पर सन्नाटा सा है क्योंकि सुबह के बजे हैं अभी 7 और यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। देख सकते हैं ये झांसी की रानी का जो है फ़ोटो लगा हुआ है पार्क के अंदर, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। चौक भी बना हुआ है इन्हीं के नाम से। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही छतरी लगा के इनका वेलकम किया जाता है जो भी नए यात्री आते हैं यहाँ पर यात्रा करने के लिए। उसके बगल में ही आपको महारानी लक्ष्मीबाई पार्क मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारी यात्रा शुरू होने ही वाली है, देख सकते हैं झांसी किले पर आ गए हैं। ऑटो का किराया अभी दिया है हमने और ऑटो वाले ने हम लोगों को यहाँ पर उतारा है। तो सबसे पहले आप ये भवानी शंकर तोप देखिए, यहाँ से हम लोग सेल्फी लेते हुए फिर नीचे की ओर जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं नीचे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो गणेश भगवान की प्रतिमा है वहाँ पर दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई सबसे पहले सुबह उठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करती थीं, उसके बाद कुछ और काम करती थीं। जी हाँ दोस्तों, ये वही वो पुराना मंदिर है और बाहर बजरंगबली बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है। इसको मराठा साम्राज्य में बनाया हुआ गया ये जो है किला था, तो उसी से ये डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कमल का फूल देख रहा है आगे से और माता रानी की भव्य तो सुंदर तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान गणेश जी के दुर्लभ दर्शन कीजिए बहुत ही अच्छे से। जय हो गणेश भगवान की, मुड़गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो यहीं से जो है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई दर्शन करती थी भगवान गणेश जी के, उसके बाद को कुछ अपना नया काम प्रारंभ करती थी। आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से बाहर की ओर चल रहे हैं, वहाँ हैं। अब देखते हैं मेन गेट पर आ गए हैं। यहाँ से मेन गेट जो हमारा यहाँ से था, यहीं से एंट्री होती है और सामने ये तोप आप देख रहे हैं, ये सलामी देने वाली तोपें हैं। यहाँ से लोगों को सलामी दी जाती थी, जो भी आता था गेट से अंदर यहीं से तोपों की सलामी बोलते हैं ना, वहीं से तोपों की सलामी दी जाती थी। ये वही वाली तोपें हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ी देर रुकते थे और सेल्फी वगैरह लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे घूमने के लिए। दोस्तों टाइम तो मिल नहीं पाता है, लेकिन क्या किया जाए, टाइम है तो जब ले चलो, नहीं है टाइम तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे की ओर चलती है, हम लोग आगे की ओर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं किले के अंदर घूमने के लिए। और बहुत सारे लोग भी हैं। और ये सबसे पहले हमको मिला है कुदान स्थल, यहाँ पर कार्यालय बना हुआ है, ये देखिए कार्यालय पुरातत्व सर्वेक्षण का। और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कुदान स्थल के लिए। आप ये और ये बना हुआ है पंचमहल रानी लक्ष्मीबाई का, यहाँ से भूल भुलैया कहते हैं जिसको। यहाँ से दोस्तों जो भी जाता है वो भूल जाता है। पंचमहल के अंदर देख सकते राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा बनाया गया था। और ये बहुत बड़ी सीढ़ी भी बनी हुई है। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ खराब काम हो जाते हैं तो उनको सीढ़ी के द्वारा मरम्मत कर दिया जाता है। कुछ सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं प्रशासन द्वारा।
तो बहुत सारी ऐसी यहाँ पर देखने के लिए प्रतिभाएं मिल जाएंगी आप लोगों को। देख सकते हैं सीढ़ी भी कितनी लंबी बनी हुई है, पार्क भी बने हुए हैं, जैसे कोई यात्री थक जाए तो पार्क में रिलैक्स कर सकता है, आराम कर सकता है कुछ देर के लिए। तो यहाँ से हम थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं, दूसरी ओर मिलता है हमको कुदान स्थल और प्रेम मंदिर। तो यहाँ से हम लोगों की शुरुआत होती है इस जगह पर, जहाँ पर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े को बेटे गंगाधर राव के साथ नीचे की ओर कुदाया था। यहीं से कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र गंगाधर राव के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बुंदेले हर बोलों की मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों इसी के साथ हमारी यात्रा और मंगलमय होती है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमने यही वो जगह है, यहीं से वो रानी लक्ष्मीबाई जो है किले बची थी, मतलब कूदी थी किले के ऊपर से, और उनको कुछ नहीं हुआ था और वो वीर ये बचपन में पढ़ा प्राप्त भी आज हो गई। हकीकत 1857 की बात है, जहाँ पर मराठा साम्राज्य बहुत ही धमाके से चल रहा था पूरे प्रदेश में। झांसी सिटी का मामला है, देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं आप ग्वालियर, झांसी का जो है शहर, झांसी सिटी यहाँ से कितनी खूबसूरत लगती है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है झांसी का, झांसी से सिटी का। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी पार्क भी हैं अगल बगल में। आप घूमने के लिए आए तो थोड़ा टाइम निकाल कर आएँ तो आराम से घूम भी सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो है हमारी थोड़ी देर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं दोस्तों, थक जाते हैं क्योंकि सुबह के वक्त घाम भी बहुत तेज़ आ गई थी, धूप, और हम सोचते रहते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्योंकि गाड़ी तो कोई था ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ से भव्य सुंदर दृश्य का नज़ारा हम लोग कैमरे में कैद करने लगे, बच्चे लोग सेल्फी भी ले रहे थे। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये हमारे कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट किला है। 1857 महाराजा आकर्षित यहाँ से कुछ यादगार तस्वीरें हम लोग कैमरे में कैद करने लगे हैं, क्योंकि एक बार बड़े ही टाइम निकाल के आ पाते हैं दोस्तों। और हम देखिए हमारी बीवी जी किस तरीके दोनों लोग इतने खुश हैं, महिमा भी कितनी खुश हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इन लोगों को घूमने के लिए मिला है। तो देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है। और ये जो वही जगह है यहाँ पर बहुत युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का, और यहाँ से देख सकते हैं घोड़ा भी उनकी पत्थरों पर छपा हुआ है, घोड़ा सब कुछ छपा हुआ है, और रानी लक्ष्मीबाई की भी प्रतिमा छपी हुई है। यहीं से वो कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के साथ अपने बेटे को लेकर। सूरदास की नहीं, कुछ सेल्फी बच्चियां भी ले रही हैं, क्योंकि ये यादगार पल कब देखने को मिले कोई पता नहीं चल पाता है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग आगे और बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं। और जंपिंग पोस्ट यही वाली थी, यहीं से कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई जी। थोड़े आगे चलते हैं तो यहाँ से थोड़ी चढ़ाई पड़ती है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चढ़ने से दिक्कत तो खैर होती, लेकिन ऊपर चढ़कर यहाँ से आप पूरा झांसी शहर देख सकते हैं कायदे से। और ऊपर रेलिंग भी लगा दी गई है और कुछ बाउंड्री वगैरह बना दी गई है, यहाँ से इससे कोई नीचे की ओर कूद ना पाए। बच्चे वगैरह जो धीरे से गिर जाते हैं उनके लिए बाउंड्री भी बना दी गई है दोस्तों। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है यहाँ। और यहाँ पर जो है भारतीय झंडा भी फहराया जाता है, देख सकते ऊपर की ओर हम चल रहे हैं। और यहाँ से कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा झांसी शहर का, देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट से कितना सुंदर दृश्य झांसी का लग रहा है, झांसी की रानी का। अब आइए अब चलते हैं अपने गाइड के साथ। ये बात साल 1811 की है। झांसी के राजा शिवहरी भाऊ अपने महल में बैठकर ये सोच रहे थे कि अगला राजा किसे बनाया जाए। होने को तो उनके 3 बेटे कृष्ण राव, रघुनाथ राव दी थर्ड और गंगाधर राव थे, लेकिन वो अपने किसी भी बेटे को राजा नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बड़े बेटे कृष्ण राव की रानी सखुबाई झांसी पर कब्जा करने के लिए
किसी भी हद तक जा सकती थी। अगर वो कृष्ण राव को राजा बनाते तो हुकूमत सखुबाई की चलती, और अगर किसी दूसरे बेटे को राजा बनाते तो सखुबाई उसका मर्डर करवा देती। इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और सखुबाई के ही बेटे रामचंद्र राव को झांसी का अगला राजा बना दिया। उन्हें लगा कि सखुबाई अपने ही बेटे का बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी, लेकिन वो गलत थे। सखुबाई किसी भी कीमत पर खुद रानी बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे के मर्डर का प्लान बनाया। कहते हैं कि उन दिनों झांसी फोर्ट में लक्ष्मी टेम्पल के पास एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, जहां रामचंद्र राव स्विमिंग के लिए जाते थे। कई बार वो मंदिर की दीवार से तालाब में डाइव भी करते थे। इसलिए एक दिन मौका पाकर सखुबाई ने तालाब में कीलें बिछवा दी, ताकि रामचंद्र जैसे ही डाइव करे उनके शरीर में कीलें घुस जाएं। हालांकि ऐसा हो पाता, उससे पहले ही सिपाही ने खुद जाकर रामचंद्र राव को सब कुछ सच सच बता दिया। सखुबाई के पागलपन से घबराकर रामचंद्र राव को झांसी फोर्ट में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया, जहां 1835 में उनकी डेथ हो गई। उनके बाद राजा बने रघुनाथ राव दी थर्ड, जिनका अफेयर अपनी तवायफ के साथ था। उन्हें भी कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनके भाई गंगाधर राव को राजा बनाया गया। लेकिन झांसी को वारिस देने के लिए गंगाधर राव का शादी करना जरूरी था, इसलिए झांसी के दरबारियों ने पुरी के जाने माने पंडित चंदन पुरी को बुलाया। पंडित ने गंगाधर राव की कुंडली देखी और सीधा बिठूर पहुंच गए। बिठूर में उन दिनों पेशवा का राज था और पेशवा के कोर्ट में काम करने वाले मोरोपंत तांबे चंदनपुरी के अच्छे दोस्त थे। मोरोपंत तांबे की एक बेटी थी, मणिकर्णिका तांबे। उन्होंने मणिकर्णिका की कुंडली गंगाधर राव की कुंडली से मिलाई। कुंडली मैच होते ही दोनों की शादी फिक्स हो गई। महज 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका ब्याह कर झांसी आ गई और उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। वही रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा। वही रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने घोड़े पर बैठकर किले की दीवार से छलांग लगा दी। वही रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 की क्रांति में जबरदस्त शौर्य दिखाया। वही रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें इतिहास झांसी की रानी के नाम से जानता है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन सवाल ये आता है कि ब्रिटिशर्स से उनकी दुश्मनी आखिर हुई ही क्यों? जब रानी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के फेमस लॉयर जॉन लैंग अंग्रेजों से लीगल बैटल लड़ रहे थे, तो फिर रानी को जंगे मैदान में क्यों उतरना पड़ा? कैसे थी झांसी की रानी और अंग्रेजों की आखिरी लड़ाई? क्यों उनसे लड़ने के लिए अंग्रेजों को अपने स्पेशल कमांडर बुलाने पड़े? और क्या हुआ झांसी का रानी के जाने के बाद? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं झांसी रियासत के इतिहास में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा 17th सेंचुरी में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर इंडिया के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में ओरछा नाम की एक रियासत हुआ करती थी। 17th सेंचुरी में यहाँ के राजा वीर सिंह जुदेव अपने स्टेट की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग पहाड़ियों पर किले बनवा रहे थे। इन्हीं में से एक फोर्ट बलवंत नगर की बंगीरा हिल्स पर भी बन रहा था। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जाने वाले ट्रेड रूट पर होने के कारण इसे गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता था, लेकिन इतिहास इसे झांसी किले के नाम से भी जानता है। कहते हैं कि राजा वीर सिंह ने ये किला टैक्स कलेक्शन के लिए बनाया था। ये दूर से किसी परछाई की तरह दिखता था। बुंदेलखंड में परछाई को झाई कहते हैं और झाई सा दिखने के कारण इसका नाम झांसी पड़ गया। 18th सेंचुरी आते आते झांसी पर बुंदेला किंग छत्रसाल का राज हो गया। छत्रसाल अपनी बहादुरी के लिए फेमस थे। चित्रकूट से लेकर ग्वालियर और पन्ना से लेकर शाहगढ़ तक उन्हीं का राज चलता था। उनकी बहादुरी के मुरीद तो खुद पेशवा बाजीराव भी थे। इसीलिए 1729 में जब फर्रुखाबाद के सुल्तान मोहम्मद खान बंगश ने उन पर हमला किया, तब बाजीराव 20,000 से भी ज्यादा घुड़सवार लेकर उनकी मदद को पहुंचे। बाजीराव और छत्रसाल की सेना ने मिलकर बंगश की सेना को खदेड़ दिया। इस मदद से खुश होकर छत्रसाल ने बाजीराव को तोहफा देने की पेशकश की। बाजीराव ने तोहफे में मस्तानी को मांगा, तो छत्रसाल ने साथ में जालौन भी बाजीराव को दे दिया। जालौन पर मराठों का कब्जा हो गया, लेकिन जालौन के लिए उन्हें झांसी से होकर गुजरना पड़ता। झांसी पर अब भी मुगलों का कब्जा था और इसी वजह से मुगलों और मराठों में लगातार झड़पें होती रहती थीं। तब 1742 में पेशवा ने कालपी के सूबेदार नेहरू शंकर को यहाँ भेजा। नेहरू शंकर ने किले से मुगलों को निकाल दिया और खुद झांसी के नए सूबेदार बन गए। इस तरह झांसी पर मराठों का राज हो गया और नेहरू शंकर ने किले को रिनोवेट करवाया। उनके बाद सूबेदार बने रघुनाथ राव नेवालकर।
जिन्होंने फोर्ट में कई महल, मंदिर और बाग बनवाए। रघुनाथ राव काफी एजुकेटेड थे, उन्हें कई लैंग्वेज आती थी, साइंस में वो मास्टरमाइंड थे और उनके पास अपनी कई लैब, लाइब्रेरीज और ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया भी था। रघुनाथ राव ने झांसी को खूब डेवलप किया, लेकिन उन्हीं सालों में 2 एंग्लो मराठा वॉर हुए, जिसमें मराठे बुरी तरह हार गए। मराठों की बहुत सी रियासतों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और इन्हीं में से एक थी झांसी। ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को बहुत फोर्स किया और उनके प्रेशर में रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। 1801, 1803 और 1804 में दोनों के बीच लगातार 3 ट्रीटी पर सिग्नेचर हुए, जिसके बाद झांसी बन गया ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेट। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को झांसी का राजा बना दिया और खुद यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे। उन्होंने यहाँ पर अपना कैंट बना लिया और टैक्स में भी हिस्सेदारी लेने लगे। रघुनाथ राव नेवालकर के राजा बनने के बाद झांसी में नेवालकर डायनेस्टी की नींव पड़ी। हालांकि राजा बनकर भी रघुनाथ राव खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजों के साथ संधि करके उन्होंने पेशवा को धोखा दिया है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए। कुछ ही सालों में उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और तब राजा बने उनके बेटे शिवहरि भाऊ। 1814 तक शिवहरि भाऊ ने झांसी को रूल किया, लेकिन इस पीरियड में वो अपनी बहू रानी सखुबाई की हरकतों से परेशान रहे। सखुबाई ने उनके बड़े बेटे और फ्यूचर किंग कृष्णराव को पूरी तरह कंट्रोल करके रखा था। वो झांसी की रानी बनने के लिए बेकरार थीं, इसलिए शिवहरि भाऊ को उन्हीं के बेटे रामचंद्र राव को अगला राजा बनाना पड़ा। हालांकि सखुबाई इससे भी खुश नहीं हुई और उल्टा अपने ही बेटे का मर्डर प्लान कर लिया। जब इस साजिश का पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने सबके सामने अपनी पोल खोलने वाले सिपाही की हत्या कर दी। सखुबाई की हरकतों से घबराकर रामचंद्र राव को कड़े प्रोटेक्शन में रखा गया और उनका केयरटेकर बनाया गया गोपाल राव को। इतिहास बताता है कि झांसी रॉयल फैमिली में चल रही इस उठापटक का अंग्रेजों ने जमकर फायदा उठाया और पूरे झांसी में अपने कैंट बना लिए। इधर 1835 में रामचंद्र राव का भी देहांत हो गया, जिसके बाद राजा बने उनके चाचा गंगाधर राव। वैसे तो गंगाधर राव शादीशुदा थे, लेकिन उनके वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था। फिर भी अंग्रेज गंगाधर राव को ही राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें राजकाज के बजाय आर्ट, प्ले और सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। विष्णु भट्ट गोडसे, जो उन दिनों झांसी में थे, अपनी आत्मकथा माई ट्रेवल्स द स्टोरी ऑफ द 1857 म्यूटिनी में लिखते हैं, इस तरह की अफवाहें थी कि गंगाधर राव गाहे बगाहे औरतों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते थे। वो अचानक महल की छत पर जाकर साड़ी पहन लेते। वो हाथों में कड़े, गले में मोतियों का हार, नाक में नथनी और पैरों में पाजेब भी पहनते थे। फिर भी उन्हें झांसी का राजा बनाना और झांसी को वारिस देने के लिए दूसरी शादी करना जरूरी था। झांसी के दरबारियों ने उनकी शादी की जिम्मेदारी पुरी के पंडित चंदनपुरी को दी और चंदनपुरी ने चुना मणिकर्णिका तांबे को। 19 नवंबर 1835 को बनारस में रहने वाले मोरोपंत और भागीरथी तांबे के घर जब मणिकर्णिका पैदा हुई तो प्यार से उन्हें मनु नाम दिया गया। मनु सिर्फ 4 साल की थी कि उनकी मां का देहांत हो गया। तब मोरोपंत मनु को अपने साथ बिठूर ले आए। बिठूर गंगा किनारे का खूबसूरत शहर था। उन दिनों यहाँ पर पेशवा का राज था और मोरोपंत उनके दरबार में नौकरी किया करते थे। मनु बचपन से ही काफी चंचल थी, इसलिए पेशवा उन्हें प्यार से छबीली कहते थे। उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और कुश्ती का भी काफी शौक था। मनु का बचपन अपने कजिन नाना साहिब और तांत्या टोपे के साथ खेलते हुए गुजरा। कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली देखकर मोरोपंत से पहले ही कह दिया था कि एक दिन मनु किसी राजघराने की महारानी ही बनेगी। ये बात सच साबित हुई जब चंदनपुरी गंगाधर राव की कुंडली लेकर बिठूर पहुंचे। उन्होंने मणिकर्णिका और गंगाधर राव की कुंडली मैच की और चेक किया कि क्या दोनों को बच्चा हो सकता है या नहीं। कुंडली मैच होते ही शादी फिक्स हो गई और छोटी सी मनु दुल्हन बनकर झांसी आ गई। यहाँ उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई और अब वो झांसी की महारानी बन गई। मोरोपंत भी उनके साथ झांसी शिफ्ट हो गए। शादी के साल भर बाद यानी कि 1851 में गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई को एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। इसी के साथ झांसी को वारिस मिल गया और अब झांसी में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन ये खुशियां चंद दिनों की मेहमान थी, क्योंकि 4 महीने बाद ही दामोदर राव की मौत हो गई और पूरे झांसी में मातम पसर गया। बेटे की मौत से राजा गंगाधर राव को गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चले गए।
लेकिन अंग्रेजों से झांसी बचाने के लिए गंगाधर राव को अपने रिश्तेदार के बेटे आनंद राव को गोद लेना पड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दामोदर राव को सखुबाई ने मरवाया था, क्योंकि मौत के बाद उनका चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया। तो वहीं कुछ इतिहासकार इसे नेचुरल डेथ करार देते हैं। खैर, 20 नवंबर 1853 दोपहर 3 बजे झांसी राजमहल में फंक्शन चल रहा था। इस फंक्शन में राजा गंगाधर राव ने आनंद राव को ऑफिशियली गोद लिया और उनका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। दामोदर राव को झांसी का नया राजा बनाने का ऐलान किया गया और इसके बाद जबरदस्त जलसा हुआ। कहते हैं कि इस फंक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस भी इनवाइटेड थे। फंक्शन के बाद उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया, जिसकी लास्ट लाइन थी, योर हाइनेस, ब्रिटिश सरकार आपकी वसीयत का सम्मान करे, उसके लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। एलिस ने जोर लगाया या नहीं, ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रिटिश सरकार झांसी के इस फैसले को नामंजूर करने वाली थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड डलहौजी। 1848 में जब डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनकी एज सिर्फ 36 साल की थी। वो ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से एक नया एक्ट लेकर आए, जिसमें साफ लिखा था कि अगर किसी राजा के पास नेचुरल सक्सेसर नहीं है, यानी कि बेटा नहीं है, तो उनका पूरा एम्पायर ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इस तरह वो पंजाब, सिक्किम, अवध और उदयपुर को अपने एम्पायर में मिला चुका था और अब बारी थी झांसी की। हालांकि एलिस के स्पीच के बाद हर किसी को भरोसा था कि अंग्रेज दामोदर राव को झांसी का राजा मान लेंगे, लेकिन जब गंगाधर राव ने इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनाकर झांसी के एसडीएम को सबमिट किया तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। गंगाधर राव समझ गए कि अंग्रेज झांसी को नहीं छोड़ेंगे और इसी सदमे के कारण अगले ही दिन यानी कि 21 नवंबर को सुबह 4:30 बजे वो दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद झांसी का पूरा भार रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गया। लेकिन हार मानने या दुख मनाने के बजाय उन्होंने राजकाज बखूबी संभाल लिया। वो अपने पिता मोरोपंत और दरबारियों की सलाह से झांसी की हुकूमत चलाने लगी। हालांकि इसके 4 महीने बाद ही 15 मार्च 1854 को मेजर एलिस फिर से झांसी आए। रानी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। क्रिस्टोफर हिबर्ट अपनी किताब द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी 1857 में लिखते हैं, मेजर एलिस ने कहा कि उन्हें कलकत्ता से मैसेज मिला है कि भारत के गवर्नर जनरल ने दामोदर राव को राजा मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने झांसी स्टेट को टेक ओवर करने का फैसला किया है। अब झांसी के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग में रहेंगे और सारे टैक्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेंगे। कहते हैं कि जब ट्रांसलेटर ने एलिस की बात को मराठी में ट्रांसलेट किया तो रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी ने ऊंची आवाज में कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मेजर एलिस उनके गुस्से को भांप गए और बोले, योर हाइनेस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पर्याप्त धन दिया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके साथ अच्छा सलूक करे। पर्सनल लेवल पर मैं इस फैसले को क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे आपको ये फैसला सुनाने का ऑर्डर दिया गया है। एलिस जानते थे कि रानी किसी भी लालच में आने वाली नहीं है, फिर भी उन्होंने रानी को समझाने की कोशिश की। इधर शाम तक पूरे झांसी में ये बात फैल गई। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। किसी भी घर में ना चूल्हा जला ना चिराग। पूरे शहर में अंधेरा फैल गया। तब रानी ने लोगों को संदेशा भिजवाया और कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। इसके बाद रानी ने अपने सलाहकारों दीवान नरन सेन, कश्मीर मल और अपने पिता मोरोपंत तांबे को महल में बुलाया और कहा, मैंने इस फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया है। हमारे पास सेना है और झांसी के लोग मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ूंगी। हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन हम तिरस्कृत होने से बच जाएंगे। रानी लड़ना चाहती थी और अंग्रेज भी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने झांसी को हड़पने में जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे रानी को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले रानी को किले की बजाय एक 3 स्टोरी हवेली में शिफ्ट किया। फिर उनका सारा पैसा और ज्वेलरी उनसे ले ली। रानी को सिर्फ 5,000 रुपए की पेंशन मिलती थी। फिर भी रानी झांसी में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करने में कामयाब हो गई। वो हवेली से ही झांसी का राज चलाने लगी और झांसी को खून खराबे से बचाने के लिए सीधे जंग में उतरने की बजाय लीगल बैटल फाइट करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर वकील जॉन लैंग को मिलने बुलाया। जॉन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कई केस जीत चुके थे। उन दिनों वो मेरठ में रहा करते थे और वहीं से एक न्यूज़पेपर मुफ्तसलाइट पब्लिश किया करते थे।
बहुत ही जॉन बड़ी हिंदी बड़ी और फारसी इतना में बड़ा तवा माहिर लोहे का थे, बनता था इसलिए रानी का केस समझना उनके लिए और अब इसको आसान था। गायब कर दिया है कहते यहाँ हैं कि जब वो स्टेशन पहुंचे तो उन्हें लेने रानी के 50 घुड़सवार आए थे। जॉन के लिए स्पेशल पिकनिक बग्गी अरेंज की गई जिसमें ठंडे पानी के अंदर खूब सारी बियर की बोतल्स रखी थी। उन्हें हाथी में बैठाकर महल में लाया गया। मीटिंग के लिए रानी बाग के बीचों बीच एक खूबसूरत शामियाना लगाया गया। इस तरह रानी ने जॉन के वेलकम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जॉन ने भी रानी के सम्मान में अपने जूते उतार दिए। दोनों के बीच केस को लेकर कई घंटों तक बातें हुई, लेकिन जॉन रानी को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों के बीच पर्दा लगा था। हालांकि कुछ ही वक्त बाद खेल खेल में दामोदर ने पर्दा खींचकर हटा दिया। तब उन्होंने रानी को पहली बार देखा। रानी कैसी दिखती थी, इसके बारे में रेनर जेरोस्ट ने अपनी किताब द रानी ऑफ झांसी रिबेल अगेंस्ट विल में लिखा है कि रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। उनकी युवा अवस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अब भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं हुआ था। मुझे एक चीज जो थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा गोल था। हाँ, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी और नाक भी काफी नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा नहीं था। उन्होंने एक भी जेवर नहीं पहन रखा था सिवाय सोने की बालियों के। उन्होंने सफेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी जिसमें उनके शरीर का रेखांकन साफ दिखाई दे रहा था। जो चीज उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बिगाड़ती थी वो थी उनकी फटी हुई आवाज। कहते हैं कि पर्दा हटने से रानी थोड़ी नाराज हुई, फिर हंसते हुए बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे देखकर आपकी मेरे और मेरे कष्टों के प्रति सहानुभूति कम नहीं हुई होगी। इसका जवाब देते हुए लैंग ने कहा कि अगर गवर्नर जनरल को मेरी तरह आपको देखने का मौका मिल जाता तो वो तुरंत आपको झांसी वापस दे देते। कहते हैं कि जॉन ने सबसे पहले रानी के केस को समझा और फिर लॉर्ड डलहौजी से अपील की। उन्होंने उन्हें 1804, 1817 और 1832 में की गई संधियों की याद दिलाई, जिसमें रामचंद्र राव और उनके फारिसों को झांसी पर राज करने की गारंटी दी गई थी। लेकिन डलहौजी ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी भी हाल में झांसी को हड़पना चाहता था। जॉन अंग्रेजों की मंशा समझ चुके थे। उन्होंने रानी को भी बता दिया कि लीगल बैटल फाइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रानी भी समझ गई कि अब जंग ही आखिरी रास्ता है और तब उन्होंने हथियार उठा लिए। वो फिर से घुड़सवारी करने लगी। वो रोजाना शाम को दरबार लगाती, कभी चंदेरी की सफेद साड़ी पहनकर तो कभी राजा की तरह कोट और पगड़ी पहनकर लोगों से मुलाकात करती। जॉन लैंग 1856 तक रानी की तरफ से लीगल बैटल लड़ते रहे, लेकिन 1857 आते आते ब्रिटिशर्स और झांसी की रानी के बीच जंग के हालात बनने लगे। इस आग में घी का काम किया 1857 की उस क्रांति ने जो मेरठ से शुरू हुई थी। कहते हैं कि मेरठ कैंट में ब्रिटिश आर्मी के ही एक सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को सूली पर चढ़ा दिया। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हो गई। इसी क्रांति को इतिहास में 1857 की क्रांति कहा गया। क्रांति की ये आग नॉर्थ इंडिया में तेजी से फैल रही थी, जिसका असर झांसी पर भी पड़ा। झांसी में जो ब्रिटिश आर्मी तैनात थी उसके ज्यादातर सिपाही भारतीय थे, जिनमें 5 जून 1857 को 12th नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने झांसी किले पर कब्जा कर लिया और जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई दोबारा किले में आ गईं और यहाँ आकर सबसे पहले आर्म्स फैक्ट्री लगाई। अब झांसी किले में तोप, गोले और बंदूकें बनने लगीं। रानी ने किले में राशन का स्टोरेज शुरू कर दिया। उन्होंने किले के आसपास के सारे पेड़ कटवा दिए ताकि लड़ाई के वक्त अंग्रेजों को छांव नसीब ना हो। वो साड़ी छोड़कर कुर्ता पजामा पहनने लगी। उनके कमर पर चांदी के 2 पिस्टल और तलवार लटकते रहते। कहते हैं कि रानी की तैयारियां देख ब्रिटिशर्स इतना घबरा गए कि उन्होंने जनरल ह्यूज रोज को स्पेशली झांसी पर अटैक करने के लिए बुलाया। जनरल ह्यूज रोज कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। वो भारी भरकम तोपों का पूरा लश्कर लेकर झांसी पहुंचे और चारों तरफ से फोर्ट को घेर लिया। कहते हैं कि ब्रिटिश आर्मी 18-18 पाउंड भारी गोले बरसा रही थी, लेकिन झांसी के सिपाहियों ने उनका डटकर मुकाबला किया। ये देख ह्यूज रोज ने खुद लिखा कि झांसी के तोपची गुलाम घोष खान ने जिस तरह हमारा सामना किया और हम पर बार बार गोले बरसाए, वो देखने लायक था। रानी लक्ष्मीबाई हर दोपहर अपने सैनिकों से मिलकर उनका जोश बढ़ाती। काफी दिनों तक झांसी की सेना ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, लेकिन ब्रिटिशर्स की इतनी बड़ी फौज के आगे झांसी के चंद सिपाही कब तक टिक पाते। इधर 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज सैनिक झांसी के किले की दीवार भेदने में सफल हो गए। अंग्रेज किसी भी वक्त झांसी के किले में एंटर कर सकते थे, इसलिए रानी ने आधी रात को ही किला छोड़ दिया और अपने 100 सिपाहियों के साथ बुंदेलखंड के गांव की तरफ निकल गई।
वो कई दिनों तक चलती रहीं। सफेद घोड़े पर सवार रानी के हाथों में चांदी की तलवार थी जो तेज धूप में चमचमा रही थी। कहते हैं कि उस वक्त बुंदेलखंड में इतनी गर्मी थी कि फौज में मौजूद हाथियों की आंखों से आंसू निकलते रहते थे, लेकिन इतनी गर्मी में भी रानी आगे बढ़ती गई। वो 150 किलोमीटर का सफर तय करके कालपी पहुंची, जहां तांत्या टोपे और नाना साहेब पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर नई प्लानिंग बनाई और कालपी से पहुंचे ग्वालियर पर उन दिनों जयाजी राव सिंधिया का राज था। लेकिन जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई वहां पहुंची, सिंधिया के सैनिक उनके साथ जा मिले। जयाजी राव को ग्वालियर छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह ग्वालियर रानी का नया ठिकाना बन गया। ग्वालियर के सिपाहियों ने सिंधिया के खजाने से रानी लक्ष्मीबाई को एक बेशकीमती मोतियों का हार तोहफे में दिया और इधर जयाजी राव ने आगरा पहुंचकर अंग्रेजों को सब कुछ बता दिया। तब ब्रिटिशर्स ने जनरल रोज को ग्वालियर भेजा और इस बार दोनों में आर पार की जंग हुई। ब्रिटिश आर्मी को रोकने के लिए रानी खुद मैदान में उतरी। उनके दोनों हाथों में तलवारें थी। घोड़े की रस्सी दांतों में दबाकर वो अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। कैप्टन रोड्रिक ब्रिक्स पहला शख्स था जिसने रानी को अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा। उसने बार बार रानी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका वार चूक जाता। रानी में गजब का जोश था। वो लगातार झांसी के सिपाहियों की हिम्मत बढ़ा रही थी, जिससे ब्रिटिश आर्मी हताश होने लगी थी। लेकिन तभी जनरल रोज ने ऊंटों की एक फौज लेकर जंगे मैदान में एंट्री की और अचानक इतनी बड़ी फौज आ जाने से अब झांसी की सेना छोटी पड़ गई। फिर भी रानी के सिपाहियों ने मैदान नहीं छोड़ा और लड़ते लड़ते शहीद होते गए। तभी अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। और इतना सुनते ही बचे हुए 15 घुड़सवार रानी के पीछे हो गए। ब्रिटिश आर्मी कुछ समझ नहीं पाई। तब रोड्रिक ने चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। अंग्रेज सिपाहियों ने रानी का पीछा किया और कोटा की सराय के पास उनकी सेना को घेर लिया। यहाँ जंग एक नए सिरे से शुरू हुई और रानी का एक एक सिपाही दो अंग्रेज सिपाहियों से लड़ रहा था। रानी दोनों हाथों से तलवार चला रही थी कि तभी अचानक एक अंग्रेज सिपाही ने पीछे से उनके सीने में कटार भोंक दी। रानी ने मुड़कर देखा और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ी। उनके सामने पानी का एक छोटा सा झरना था, लेकिन रानी का घोड़ा उसे पार करने से कतरा रहा था। रानी ने घोड़े की एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। कहते हैं कि अगर उनका घोड़ा झरना पार कर जाता तो अंग्रेज उन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तभी राइफल की एक गोली उनके हाथ में जा लगी। रानी की एक तलवार जमीन पर गिर गई। एंटोनिया फ्रेजर अपनी किताब द वॉरियर क्वीन में लिखती है कि तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सर पर इतनी जोर से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें से निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। फिर भी रानी ने जवाबी वार किया। हालांकि इस हमले के बाद वो पूरी तरह निढाल हो गई। घायल रानी को उनके कुछ सैनिक पास बने मंदिर में ले गए, जहां पुजारी ने उन्हें गंगा जल पिलाया और प्रार्थना करने लगा। रानी होश खो रही थी। उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। रानी ने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तब पुजारी ने उनके गले से हार उतारा और उनके एक सिपाही को देते हुए कहा, इसे रखो दामोदर के लिए। तभी रानी को फिर होश आया और वो पूरा जोर लगाकर बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद उनका देहांत हो गया। इधर अंग्रेज मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। भी वहां मौजूद सिपाहियों ने आनंद फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। अंग्रेजों के अंदर पहुंचने तक मंदिर में सब कुछ राख हो चुका था और झांसी की रानी अब इतिहास बन चुकी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता बताती है कि कितनी बहादुरी से झांसी की रानी ने अंग्रेजों का सामना किया। रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, बल्कि खुद ब्रिटिश हिस्टोरियन ने भी रानी के शौर्य का दोस्तों किला जो है पूरी तरीके से घूम लिया है। गेट के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, गेट के जो एंट्री होती थी वहीं पर। और फिलहाल आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ है। पूरा किला घूम चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।